जब हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमें खिलाना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे एक पंडित जी का लड़का पकड़ लाया और मेरे भाई को एक चपाली का लड़का पकड़ ले गया। मैं पंडित जी के घर पलने लगा। मेरा भाई डफाली के घर। उसे जकिया कहते थे और मुझे कल्लू। जाड़े का मौसम था। जब हम सब धूप में लड़के जमा हो जाते तो हमें गोद में ले लेते और चूमते। कोई कहता हमारा बच्चा है, कोई कहता हमारा मुन्ना है। कोई लड़का एक कान पकड़कर उठाता और कहता देखो भाई चोर है या सा। जब तक कान का दर्द ना करते मैं ना बोलता। बस सब कहने लगे फेंको फेंको चोर है। मगर जब कान दुखने से चिल्ला उठता तो सब सा सा कहकर हंस पड़ते। इसी कहानी के चलते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। प्रायः ये खेल सैकड़ों बार होता। कोई हमारे अगले पैरों को उठाकर कहता मुरा मुन्ना दो मेरे चलता है यूँ चलाएं। जान से हमारे पैर दर्द करने लगते थे, पर करते क्या, कभी कभी छोटे बड़े लड़के छोटे बच्चों को मेरी पीठ पर बिठाकर कहते मेरा कल्लू हाथी पर बैठा है। भला मैं उन लड़कों का बोझ क्या उठाता। जब चिल्लाने लगता तो जान बचती। कोई लड़के तो मेरे गले में रस्सी बांधकर दौड़ाते। भला मैं उनके बराबर कैसे दौड़ता, लेकिन वे अपनी धुन में मुझे घसीटते हुए ले जाते। इससे सारा बदन दुखने लगता, मगर मुझ गरीब का वहाँ कौन मददगार बैठा था। और आगे बढ़ते हैं कहानी में दोस्तों। कभी कभी लड़के मुझे पास वाले गड्ढे में डाल देते और मेरी तैराकी का तमाशा देखते। जब मैं बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगता तो लड़के हंस हंस कर कहते देखो कल्लू कैसा तैरता है। और उस समय डूबने को ही हो जाता था। पाँव जोर जोर से चलाता हुआ किसी तरह किनारे आ जाता और मारे ठंडे के कांपने लगता। जब धूप लगने से देह में कुछ गर्मी आती तो कोई शैतान लड़का बोल उठता अब की मेरी बारी है। सुनते ही मेरी जान सी निकल जाती, मगर भाग कर जाता कहाँ, कोई फिर पानी में डाल देता। क्या बताऊं कि उस समय कितना गुस्सा आता। बार बार ये जी में आता जाता कि कोई इन दुष्टों को भी इसी तरह डुबकियां देता तो इनकी आंखें खुलती। हम दोनों में से सुखी तो एक भी ना था, पर जकिया की दशा मेरी दशा से अच्छी थी। पंडित जी के यहाँ मुझे रूखा सूखा भोजन मिलता था और वह भी बहुत कम, इसलिए मुझे दूसरों के द्वारों का चक्कर लगाना पड़ता था। डफाली मांस का प्रेमी था। रोजाना उसके घर मांस का पका करता था, इसलिए जकिया को काफ़ी भोजन मिल जाता था। उसे किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुछ तो बेफिक्री और कुछ पूरी खुराक मिलने की वजह से वह दिन दिन ताकतवर और तंदुरुस्त बनने लगा। मैं कभी कभी भूख से तंग आकर डफाली के दरवाजे पर पहुंच जाता कि शायद वहां कुछ मिल जाए। सोचता आखिर जकिया भी अपना ही खून है, उससे आरजू मिन्नत करूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ दे देगा। ये कहानी को और आगे बढ़ाते चलते हैं दोस्तों। बने रहिए हमारे
कहानी में और आगे बढ़ते हैं। चलो हम फिर उसका कोई नुकसान भी तो नहीं है। मैं उसके खाने में हिस्सा लेने नहीं चाहता था, केवल उसकी झूठन चाहता था, पर वह मेरी परछाई देखते ही गुर्रा कर मुझ पर ऐसा झपटता जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। वह था मुझसे ताकतवर, इसलिए मैं उसका सामना न कर सकता था। वह दांतों से मुझे काटता और नीचे गिराकर पेजों से खसोटता। जब मैं जोर से चिल्लाने लगता और पूंछ सिकोड़ लेता, तब कहीं जान बचती। उठकर ज्यों ही भागना चाहता कि दफाली कह उठता, पंडित का बग्गू कुत्ता वह भागा। इस पर मुझे बहुत गिलानी होती। मैं फिर जाकर जकिया से उलझ पड़ता और मुस्तैदी देखने वाले कहते, वाह कल्लू वाह, शाबाश। इससे तबीयत और भड़क जाती थी और भी जोर लगाता, लेकिन आज मुझे भागना ही पड़ता था। तब सब तालियां बजाकर मुझ पर हंसने लगते। जोश ठंडा होने पर देखता तो लहलुहान हो गया हूँ। महीनों में जाकर कहीं घाव अच्छे होते थे। घाव अच्छा होने पर ये भी चाहता कि चलकर जकिया को पछाड़ूं और पंडित जी की बदनामी मिटाऊं, मगर अपनी हालत देखकर रह जाता। एक दिन मैं जान पर खेलकर जकिया से उलझ पड़ा। वह भी पूरे जोश के साथ मुझसे लड़ने लगा। संयोग से पंडित जी भी वहां पर पहुंच गए। उनके पहुंचते ही और लोगों ने कहा, कल्लू भग्गू कुत्ता है, कभी भी जकिया का सामना नहीं कर सकता। इस पर मैंने देखा कि पंडित जी का चेहरा फीका पड़ गया। तब तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज चाहे जान रहे या जाए, मगर जकिया को जरूर पछाड़ूंगा। कुछ ऐसे जी बट से लड़ा और ऐसे दाव पेंच खेला कि बच्चे जकिया को छठी का दूध याद आ गया। देखने वाले कहने लगे कि भाई, आज तो कल्लू ने कमाल कर दिया। ठीक है, मालिक को देखकर उसकी छाती बढ़ती है। जकिया डफाली को देखकर ही इसे रोज पछाड़ता था। आज पंडित जी को देखकर कल्लू ने नीचे दिखाया। मैंने देखा पंडित जी का चेहरा उस समय खिल उठा था, मानो मैंने उनकी लज्जा रख ली। अब उन्होंने मेरी फ्राक कुछ बढ़ा दी। उधर जकिया पर डफाली और भी तवज्जो करने लगा। एक दिन की बात है कि माता जी डफाली के दरवाजे पर पहुंच गईं। उस समय जकिया वहां मौजूद न था। डफाली ने माता जी की दीन दशा देखकर एक टुकड़ा फेंक दिया। ज्यों ही माता जी टुकड़ा उठाने को आगे बढ़ी कि जकिया पहुंच गया और माता जी पर टूट ही तो पड़ा। संयोग से वहीं पर मैं भी पहुंच गया। फिर क्या था, जकिया से जान बचाकर माता जी मुझसे भिड़ गईं। मैं तो उन पर बार करना नहीं चाहता था, लेकिन वह पूरी ताकत से मुझ पर वार करने लगी। उस समय मुझे बड़ी हंसी आती थी। पेट भी क्या चीज़ है, इसके लिए लोग अपने पराये को भूल जाते हैं, नहीं तो अपनी सगी माता और अपना सगा भाई क्यों दुश्मन हो जाते हैं। ये तो हम जानवरों की बात है, मनुष्यों की तो ईश्वर जाने क्या है। मेरे पंडित जी के घर अनाज बहुत होता था। घर कच्चा था और चूहों ने अपना अड्डा जमा लिया था।
उनके उपद्रव से घरवालों का नाकों को दम था। वे लोग चाहते थे कि चूहेदानी लगाकर इनका सर्वनाश कर दें, मगर पंडित जी ये कहकर टाल देते थे कि चूहे गणेश जी के वाहन हैं, इन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, इनके खाने से कितना अनाज कम हो जाएगा। उनका विश्वास था कि चूहे जितना गल्ला नुकसान करते हैं उसका चौगुना श्री गणेश जी की दया से उपज बढ़ जाता है। इसलिए जब वह किसी का चूहेदानी लगाने देखते तो उससे 50वें बातें कहते। पंडित जी धाक लोगों पर खूब बैठ गई। जब कहीं देवता की भक्ति की चर्चा होती तो पंडित जी का नाम पहले लिया जाता। कैसे सज्जन हैं। कहानी को आगे लेके बढ़ते हैं और चलिए आगे सुनाते हैं दोस्तों कि लोग कहते हैं पंडित जी कैसे सज्जन हैं आदमी कि कितना नुकसान सहने पर भी चूहों को नहीं मारते, नहीं तो लोग आदमी की जान तक ले लेते हैं। अब तक चूहे अनाज की लूट मचाते रहे, तब तक तो पंडित जी अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे, लेकिन जब उनके बार कपड़े लत्ते पर भी होने लगे तो उनके आसन डोल गए। जाड़ों के कपड़े कुछ संदूकों में रख हुए थे, कुछ अलमारियों में, पर गर्मियों में किसी ने उसका परवाह नहीं किया। बरसात में जब उन्हें धूप में डालने के लिए निकाला गया तो सारे कपड़े खुतरे पड़े थे। उन्होंने लकड़ी का संदूक तक काट डाला था। पंडित जी की आंखों में खून उतर आया। चूहों ने एक एक चीज में हजारों छेद कर दिए। 200-250 रुपए पर पानी फिर दिया गया था। अब तो पंडित जी ने ठान लिया कि जैसे भी होगा इन चूहों का सर्वनाश करके ही छोड़ूंगा। कहानी को और बढ़ाते हैं दोस्तों, धीरे धीरे चलो आगे बढ़ते हैं। उसी दिन एक बिल्ली पाली और 3-4 चूहेदानी मंगवाई। फिर क्या था, रोजाना चूहे हंसने लगे। मुझे भी विनोद का मसाला मिल गया। यूँ तो मैं पूरा शाकाहारी हो गया था, क्योंकि विशेष अन्न जल खाना पीना पड़ता था। मांस पर रुचि ही न होती थी, लेकिन शिकार खेलने में बड़ा मज़ा आता। मज़ा क्यों ना आता, ये तो मेरी खानदानी बात थी। जब पंडित जी चूहेदानी खोलते उस समय कल्लू कल्लू पुकारते मैं कहीं पर भी होता, तीर की तरह वहाँ पहुँच जाता था। उस समय मैं खिलवाड़ करता था, वह देखने ही लायक होता था। चूहों को खिलाकर जान से मार डालता था, पर खाता न था। मगर भाई, और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जकिया रोज मांस खाता, वह भी उस शिकार में शामिल हो जाता था और कभी कभी माता जी भी पहुंच जाती थी। उन दिनों उनका खूब पेट भरने लगा। फिर तो माँ मन ही मन में हम लोगों को आशीर्वाद देने लगी। शायद उन्हें पिछले बच्चों की याद भी आने लगी हो। यदि वे भी जीते होते तो उनकी खूब सेवा करते। भाई साहब के जी में आती तो 2-1 चूहों को पेट में रख लेते, मगर मैं तो बाबा कालेश्वर जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि खाने के लिए सूंघता भी न था। उस समय चूहों की जान लेने में हम लोगों को जरा भी दया न आती थी। ये ख्याल भी न होता था कि इनमें भी जान है। अब मैं
सोचता हूँ तो मालूम होता है कि बच्चे जो हम लोगों को अपने विनोद के लिए कष्ट देते हैं, ये कोई निर्दयता का काम नहीं करते। विनोद में इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। पंडित जी बहुत खुश होते जब हम लोग चंद मिनटों में 50 चूहों को सदा के लिए बेहोश कर देते। और कहानी इसी तरह आगे बढ़ती गई। आगे चलते हैं कहानी को लेकर और फिर सुनाते हैं आगे की कहानी। बने रहिए दोस्तों इसी कहानी में। आगे की कहानी इंटरेस्ट है और आपको पसंद आ रही है। जिस गड्ढे में फेंक कर मुझसे लड़के खेलते थे, उसी में गांव के सभी छोटे बड़े नहाते धोते थे। गड्ढा था भी बहुत गहरा, इसलिए 12 महीने पानी भरा रहता था। कच्चा होने पर भी उसका पानी स्वच्छ था। पंडित जी की स्त्री अपने छोटे बच्चों को रोजाना सावधान करती थी कि खबरदार उस गड्ढे की ओर कभी न जाना, नहीं तो डूब जाओगे। प्राय सभी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी चेतावनी देते रहते, मगर लड़के कब मानेंगे। माँ बाप की नज़र बचाकर गड्ढे पर पहुँच ही जाते और तरह तरह के खेल खेलते। कोई पानी में कत्तल फेंकता, कोई मेंढक पर निशाना लगाता। कुछ सियाने लड़के पानी में कूद जाते और तैरने का अभ्यास करते। होनहार को कौन रोक सकता है। गांव के कुछ लड़के गड्ढे में तैर रहे थे। पंडित जी का छोटा लड़का भी वहां पहुंच गया। पहले उसने आगे बढ़ती है कहानी थोड़ी देर और रुकने के बाद फिर आगे सुनाते हैं कहानी। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे ब्लॉग पे बने रहिए और कहानी सुनते रहिए इसी तरीक़ा की। तो वह किनारे पर ही खेलता रहा, मगर उसके जी में क्या आया कि जरा भी तैरूं। आगे बढ़ा ही था कि पांव फिसल गए और डूबने लगा। सब लड़के घबरा कर चिल्लाने लगे, लड़का डूबा, मगर किसी की निकालने की हिम्मत ना पड़ती थी। अगर कोई सियाना होता तो कुछ कोशिश भी करता। ये तो डूबते हुए को निकालने में सभी डरते हैं। डूबने वाला बचाने वाले को इस तरह पकड़ लेता है कि दोनों डूबने लगते हैं। इस काम के लिए बहुत होशियार आदमी की ज़रूरत होती है। यही बात वहाँ भी हुई। पंडित जी का बड़ा लड़का संयोग से नहाने आ रहा था। भाई को डूबते देखा तो तुरंत कूद पड़ा, पर छोटे लड़के ने बड़े लड़के को इस प्रकार पकड़ लिया कि दोनों डूबने लगे। फिर तो लड़कों ने मचाया शोर। बात गांव भर में शोर मच गया। रामू और श्यामू दोनों डूब रहे हैं, चलो निकालो, नहीं तो एक भी ना बचेगा। चंद मिनटों में गड्ढे पर मर्दों और औरतों की भीड़ लग गई, पर कूदने में सब पसोपेश कर रहे थे। इतने में भी वहां पहुंच गया। सारी बातें झट समझ में आ गईं। तुरंत पानी में तीर की तरह में घुसा। उस समय प्राय दोनों लड़के डूब चुके थे। सिर्फ जरा बाल दिखाई पड़ रहे थे।
मैंने दांतों से उनके बाल पकड़ लिए और पलक मारते किनारे पर खींच लाया। लोग मेरा ये साहस देखकर दंग रह गए। पंडित जी उस समय किसी काम से बाहर गए थे। संयोग से वह भी उसी समय आदमी की भीड़ देखकर वहाँ पहुँच गए। क्षण भर में उन्होंने सब बातें ज्ञात हो गईं। फिर तो उन्होंने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया। पंडित जी के आने से पहले ही लोगों ने लड़कों के पेट से पानी बाहर कर दिया था। वे स्वस्थ हो गए थे। अब तो गांव भर में मेरी खूब तारीफ होने लगी। ये कुत्ता पूर्व जन्म का कोई देवता है, किसी बात से चूका और कुत्ते का जन्म पा गया। कोई कहता नहीं, पर इस पर भैरवनाथ का अवतार है। देवताओं की इच्छा ही तो है जिस पर रिझ जाए। उस दिन से पंडित जी मुझे अपनी जान से ज़्यादा अधिक मुझे प्यार करने लगे। अब मुझे पेट के लिए किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता था। उस समय जकिया भी वहाँ पहुँच गया था और फिर कहानी में मौजूद था। उसकी मूर्खता तो देखिए। जिस समय लड़कों को निकालकर मैं बाहर आ रहा था, वह बड़े कर्कश स्वर में भौं भौं चिल्ला रहा था। इस पर कुछ लोगों ने उसे डेले मारकर भगा दिया। ठीक ही था, कहाँ तो घबराए हुए लोग लड़कों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ ये व्यर्थ चिल्ला रहा था। डफाली उसकी ये हरकत देखकर चिढ़ गया। चिढ़ता क्यों न, उसकी तो ये उम्मीद थी कि उसका कुत्ता कभी नाम करेगा। उसने उसे खिलाने पिलाने में कोई कसर न रखी थी। मगर वहाँ पर सबके मुंह से जकिया के लिए दूर दूर निकल रहा था। उसी दिन से ना जाने क्यों वह मुझसे विशेष प्रेम करने लगा। जहाँ देखता उठा लेता और घंटों तक मेरी गर्दन सहलाता। उसी दिन से जकिया मुझे प्यार करने लगा और नफरत तो दूर छोड़ दी। और कहानी आगे बढ़ती गई। फिर क्या, कहानी को आगे लेके चलते हैं और सुनाते हैं आगे की कहानी। पर उसे मैं धन्यवाद देना चाहता था, पर सिवा पूंछ हिलाने के और क्या कर सकता था। अब उसकी आंख जकिया की ओर से धीरे धीरे फिरने लगी थी। मैं अपने भाई से बैर नहीं करना चाहता था, लेकिन जकिया मेरी जान का दुश्मन हो गया। जहाँ देखता मुझसे भिड़ जाता। मजबूत था ही मुझे हार माननी पड़ी। कहानी में बताना गाइस कैसी लगी। अगली कहानी पार्ट 3 में मिलेगी अगले। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ऐसी कहानी सुनने के लिए दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और बताएं, कुछ सजेशन दें गाइस कि कोई गलती हो इस कहानी में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम उस कहानी का सुधार करेंगे गलती का।